गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 25 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ जैसा कि आपको पता है। ठीक है, जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज एक नया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक, एक नहीं एक्चुअली 2 अनाउंसमेंट हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकते हैं। आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले इस तरह के अनाउंसमेंट। पहली बात तो क्या है, जो मैं यूजुअली कराता हूँ एडिटोरियल की वोकैबुलरी, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि मैं कराता ही हूँ, PYQ से रहते रिलेटेड। ठीक है, ग्रामर इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी है। आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक है टेंस, उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, दूसरा मैं पॉडकास्ट, ठीक है, नाम सुना है ना। आप क्या करते हो कि रनिंग कर रहे हो और उसमें गाने सुन रहे हो, यही करते हो ना आप। मैं उसकी जगह एक क्या करूँगा, वोकैब लेके आऊँगा, वोकैब की सीरीज़। ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम्स की जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो बार बार रिपीटेड होते हैं। आपको जो वोकैब में वो वाली वोकैब सुना करो। आप हेडफोन लगाए हो, रनिंग कर रहे हो, वो सुनोगे तो आपके हमेशा जिन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, अगर उन्हीं से टच में हमेशा रहोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएंगी। इसलिए मैं उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ आपके सामने। क्लियर है? तो आपको इसमें भी फ़ायदा होने वाला है ओबियसली। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल क्या है? एडिटोरियल वार्म वेलकम, यानी गर्म जोशी के साथ स्वागत। गर्म जोशी के साथ स्वागत, यानी कि इनका जो स्वागत किया गया है वो गर्म जोशी के साथ क्या होगा, वेलकम मतलब स्वागत हो गया, और ये गर्म जोशी के साथ मतलब बहुत ही खुश होकर के। क्लियर है? अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है अब ये समझिए। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मोदी विजिट फर्दर स्ट्रेंथन द टाई बिटवीन इंडिया एंड द USA। कि मोदी ने विजिट किया, USA के लिए अभी गए हुए हैं, पता ही आपको। ये मजबूत करने के लिए गए हैं रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप मतलब टाई बिटवीन किन किन के बीच में, इंडिया और द US के बीच में। क्लियर हो गया? यानी कि मोदी जी का गर्मजोशी के साथ वहाँ स्वागत हो रहा है और दोनों के रिलेशन भी बेहतर हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं आज की वोकैब और क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, नंबर अगर बात करूँ नंबरों की, वो है 5 क्वेश्चंस की। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और वोकैब PDF जरूर ले लिया करो। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। फर्स्ट वर्ड है रोल आउट। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर करना, यानी फ्लैटन कर देना, या स्प्रेड विद अ रोलर, यानी किसी भी चीज़ को फैला देना ऐसे स्प्रेड के साथ। ठीक है, स्प्रेड कर देना रोलर के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? बैंकेट का मतलब दावत खाना होता है। ठीक है, फीस्ट या जंकेट जिसको हम बोलते हैं। वोटरी का मतलब समर्थन या भक्त, यानी आपके समर्थन होता है कोई समर्थन में सपोर्ट करने वाला, उसको बोलते हैं डिवोटेड पर्सन जिसको बोला जाए। ट्रेवलाइजिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, द एक्टिविटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ न्यू मेथड। ऐसे मान के चलिए कि जब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें नई नई चीज़ें निकल के बाहर आए, इसे ट्रेवलाइजिंग बोलेंगे। ठीक है, और आर्टेमिस एकॉर्ड्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एनहेंस पीसफुल रिलेशनशिप, कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, कोऑपरेशन हो, सहयोग हो। एनहेंस का मतलब बढ़ाना होता है, पीसफुल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्टेमिस एकॉर्ड्स का ये मीनिंग हो गया। कैटापुल्ट मतलब गुलेल होता है, फेंकना, जिसको गुलेल होगा तो फेंकने का काम करेगी। ठीक है, शिलिंग जिसको हम बोलते हैं। डिफरेंट का मतलब संकोची या शर्मीला। ठीक है, संकोची शर्मीला दोनों ही होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि जहाँ पे जो आत्मविश्वास होता है जिसकी कमी होती है, तब ऐसी सिचुएशन आती है। साइड स्टेप का मतलब बचाव होता है, बचना, टाल देना, या स्टेप टू वन साइड मतलब थोड़ा सा अलग हो जाना, अवॉइड करना चीज़ों को, वो स्टेप साइड स्टेप कहलाता है। बॉयकॉट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है बहिष्कार करना। रिफ्यूज़ टू स्पॉन्सर मतलब किसी के सपोर्ट ना करना, सिंपल सी बात। रिफ्यूज़ टू डू और कुछ करने के लिए मना कर देना। मिसगिविंग का मतलब था आशंका, संदेह। डिस्ट्रेस या मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ये थी आज की वोकैब, थोड़ी सी कम थी। बाकी वोकैब जो नॉर्मल वोकैब है वो आपको एडिटोरियल में मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, और PDF जरूर ले लेना। और PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तो मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया। आप इंस्टा पे भी जा सकते हो। दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सीधे सीधे हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्या कह रहा है? जो सेलेक्ट द ऑप्शन
डैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सिंपल सी बात है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आगे इसने बोला एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो अनकन्वेंशनल है, जो रूढ़वादी नहीं है, यानी पारंपरिक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे। चलो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है कौन सा है। अगर आपको हिंदी या बुकैब पर अच्छी पकड़ है, ठीक है, ध्यान देना, जिसकी बुकैब पर अच्छी पकड़ है उसके तो इंग्लिश में मतलब नंबर अच्छे आने ही आने पक्का है, ठीक है। अब देखो मालूम पड़ जाएगा। स्टोइक का मतलब होता है जिस पे किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़े, ठीक है, जिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, उदासीन टाइप का इंसान, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इनडिफरेंट, ठीक है, इनडिफरेंट पर्सन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो नाउन तो आएगा ही, ठीक है। तो इनडिफरेंट पर्सन ऐसा पर्सन जो किसी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सिनिक, सिनिक का मतलब सन की टाइप का आदमी, ठीक है, उन्मत्त वगैरह, यानी कि जो पागलपन हो। मार्टिर का मतलब होता है शहीद, ठीक है। और बोहेमियन का मतलब होता है जो रूढ़वादी ना हो, जो रूढ़वादी ना हो, ठीक है, यानी कि नए नए अप्रोच को फॉलो करे, नए नए तरीके फॉलो करे, बोहेमियन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें बोला गया है एन अनकन्वेंशनल, ठीक है, तो अनकन्वेंशनल जो रूढ़वादी ना हो, सिंपल सी बात है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, अगर इसको मैं मैच करूं, वो फर्स्ट ही बैठ रहा है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिनोनिम लेना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर परसेप्टिव ऑब्जर्व ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक है। परसेप्टिव क्या मतलब क्या होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। परसेप्टिव का मतलब होता है जो अंडरस्टैंड करे, किसी भी चीज़ को समझ पाए, ठीक है। हैविंग एबिलिटी ऐसे बोल सकते हो, टू अंडरस्टैंड समथिंग या परसीव समथिंग। अब ध्यान देखिए, दे आर परसेप्टिव ऑब्जर्वर्स, वो समझने वाले ऑब्जर्वर्स हैं, ऑफ सोशल ग्रुप में। अब मैं काम करता हूँ, इन सबको एक एक करके इनकी हिंदी लिखते जाता हूँ और एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। देखिए, जो एस्ट्यूट होता है वो उसका मतलब होता है चालाक या समझदार। अब ये बताइए कि अगर चालाक या समझदार है, परसेप्टिव होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी समझने वाला होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं परसेप्टिव लिख देता हूँ, ठीक है, और इसे कर देता हूँ आपका रब। अब नेक्स्ट देख लेता हूँ, एम्बेसाइल का मतलब मूर्ख, ठीक है, ये फिर हम जिसको हम फूल बोलते हैं। और कन्फ्लिक्टेड का मतलब है किसी भी चीज़ का कन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई होना, ठीक है, या झगड़ा होना। और बिल्ट का मतलब चतुराई होता है, बिट का मतलब चतुराई होता है, और बिटलेस बोल दीजिए, यानी कि किसी भी की चतुराई की कमी हो। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये मूर्ख हो गई ये भी, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर आपको ये मालूम होता तो आप आसानी से टिक कर पाते, यानी कि जो समझने वाला किसी भी चीज़ को चतुराई से, ठीक है। तो एस्ट्यूट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और बाकी कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम एक ही लगाएंगे, और एक ही परफेक्ट ऑप्शन मिलता है, ये अच्छी बात है CGL की। आप थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है। ये क्या कहना चाह रहा है, वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, जो घृणा करता है एक तरीके से आर्ट और कल्चर से, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पहली बात तो प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल वो होता है जो किसी भी काम को व्यवसाय के तौर पर लेके आए, ठीक है, यानी बिजनेस के तौर पे लेके आए, परफेक्टली लेके आए, उसको हम प्रोफेशनल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ व्यावसायिक, ठीक है, तौर पर, यानी कि जो व्यावसायिक तौर पे कर दे। क्लियर है। अब आती है फ्लैश टाइम, इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए। देखो, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है इनडिफरेंट तरीके का। मैं लिख देता हूँ पहले, इनडिफरेंट और
हॉस्टाइल टू आर्टिस्टिक, ठीक है। आर्टिस्टिक व्यू है या कल्चरल है, मैं ऐसे कल्चरल भी देता हूँ, ठीक है। व्यू या वैल्यूज कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो इंडिफरेंट रहता हो, उदासीन रहता हो, किससे, कल्चरल और आर्टिस्टिक व्यू से, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको फिलिस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये हॉस्टाइल रहता हो उसके प्रति, ठीक है, यानी कि लड़ाई करने लगता हो, तोड़फोड़ करने लगता हो, ओवरऑल घृणा करता हो, उन सबको हम फिलिस्टाइन की कैटेगरी में रखेंगे। अब मर्सनरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं किराए के टट्टू, ठीक है। ये फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से अ पर्सन हायर्ड, मतलब उसे हायर किया गया, किराए पर लिया गया, टू फाइट, ठीक है, टू फाइट इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जो किराए पर लिया गया है या फिर जॉब पर रखा गया ताकि वो लड़ाई कर सके आपकी तरफ से। एक्सपर्ट का मतलब होशियार होता ही है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब मुझे इसमें बताइए कि डिसलाइक की अगर बात आई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल बोलेंगे, कोई मतलब ही ये नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब व्यावसायिक होता है, बिजनेस तौर पे लेके आप परफेक्टली कोई चीज़ को लेके आप उसे कहेंगे हम। फिलिस्टाइन इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चले जाएंगी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन द वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एटर्निटी। देखो क्वेश्चन यहाँ गलत जगह लिख गया, चलो मैं इसे सही से कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका सिनोनिम हमें फाइंड करना है। एटर्निटी होता क्या है, पहले तो ये समझिए आप। एटर्निटी की अगर मैं बात करूं, पहले लेता हूं कि जो हमेशा के लिए हो, टाइमलेस हो, मतलब उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टाइमलेस, ठीक है। और क्या बोला जा सकता है, इन्फिनिटी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी तो है नहीं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, टाइमलेस एग्जिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो टाइमलेस एग्जिस्टेंस लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो समझ में आ गया होगा नहीं, हमेशा के लिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हमेशा के लिए। फ्लैश का मतलब क्षणिक होता है, आपको पता है, ये थोड़ा चमका और बंद हो गया। फॉर एवर, ये भी हमेशा के लिए होता है, तो इसको हम फॉर एवर बोल सकते हैं। चलो देखेंगे। प्योरिटी मतलब शुद्ध होता है, ये तो आपको पता ही है। मोमेंट का मतलब क्षण होता है, किसी भी क्षण। अब आप बताइए इसमें कौन सा परफेक्टली आपको लग रहा है एटर्निटी का ऑप्शन है, तो जाहिर से सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। यानी बुकैब अच्छी है तो आप आसानी से कर पाओगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, यानी कि हमें ब्लैंक फिल करना है। यू डोंट वांट टू स्लीप, आप सोना नहीं चाहते, देन लीव दिस रूम, तो इसे छोड़ दीजिए या फिर यहाँ से चले जाइए, ठीक है। तो मुझे लगता है आई थिंक करा दिया है। यहाँ पे शो का मीनिंग तो है नहीं, क्यों, शो जो होता है रिजल्ट के लिए बताता है, ठीक है। यदि आप सोना नहीं चाहते हो तो आप चले जाइए, इस तरह से बोल सकते हो। वेदर के साथ हमेशा और कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है, तो यहाँ पे और का तो यूज हुआ नहीं, इसका मतलब वेदर भी नहीं लिखा जा सकता। और वेदर जो आता है वो दो कंडीशन के लिए आता है, दो में से कोई एक कंडीशन कीजिए फुलफिल, तो वेदर का यूज़ करेंगे। एज का जब यूज़ करते हैं जब आप बता रहे होते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो इसका मतलब परफेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन एक ही है, इसलिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ रफ। मैंने टेंस की बात करी थी, तो मैं एक एक टेंस लेके चलूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। पहले टेंस है क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। टेंस वो होता है जिसे हम टाइम कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के चलूँ, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। आपने जैसे मैं बात करूँ, अभी जब छोटे थे तो कैसे सीखा होगा,
कि आपने यही सीखा होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। इस तरह से कुछ सीखा था, ठीक है, आते हैं। क्लियर है, यही सीखा था। ये अप्रोच एकदम गलत सिद्ध हो सकता है। पहले से ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी टेंस में हैबिट वाली व्यू आ रहा है, यानी कि कोई काम हैबिट है, हैबिट तो रेगुलर करेगा, ठीक है, जैसे कि हैबिट हो गया, और किसी की प्री प्लान है, ठीक है, प्री प्लान है, ये मैं बोल सकता हूँ किसी के शेड्यूल में है। वैसे शेड्यूल बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम शेड्यूल बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बोल देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दी हैं, या 3 पॉइंट दिए हुए हैं किसी, ठीक है, यानी कि जब भी ये तीनों चीज़ें आए, 3 पॉइंट आए, हैबिट वाला, प्री प्लान वाला और शेड्यूल वाला, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखेंगे, ध्यान रखना। जिसमें अब ये तो हो गया, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। 1 मिनट, ठीक है, ये मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, और प्रेजेंट के साथ साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट को भी बता सकता है, लेकिन फिर वो पास्ट वाली घटनाएं होंगी, पास्ट में प्री प्लान होगा, पास्ट में हैबिट रही होगी, पास्ट में शेड्यूल रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ रही होंगी। तो अब पास्ट पे तो अभी हम नहीं जा रहे, प्रेजेंट पे जा रहे हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जो आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि उसका जब हम फ्रेम करते हैं सेंटेंस को, हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं बनाते समय, या फिर जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में हिंदी क्लिक होती है, अब इंग्लिश में लाना चाहते हो तो कैसे लेके आओगे, तो उसका रूप मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ, क्या लिखा होना चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ लिखी होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या ई एस जोड़ करके हम इसे सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर, ठीक है। फिर आपका होना चाहिए ऑब्जेक्ट, यही है बात, ठीक है ना। अब सुनिए, पहली बात तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे ऐसे जोड़ते क्यों हैं, बात ये, ठीक है। ध्यान देना, 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्ब होता है और एक नाउन होता है। वर्ब नेचर वाइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेचर वाइज जो होती है ना वो प्लूरल होती है, क्लियर। और नाउन जो होता है नेचर वाइज वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी कोई वर्ब आ जाए, जैसे कि गो, जैसे कि डू, तो ये नेचर वाइज क्या होती हैं, रूट फॉर्म में, जिसको हम बोलेंगे प्लूरल होंगी। तो ये प्लूरल ही तो है अभी। अगर मैं सिंगुलर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इसमें ई जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब जैसे डू है, डू का अगर मैं सिंगुलर करूं तो डज हो गया, ई जोड़ गया। जहाँ पे लास्ट में ओ मिल जाए, डबल ओ मिल जाए, सी एच मिल जाए, वहाँ ई जोड़ते हैं, और बाकी सब में एच जोड़ेंगे। नॉर्मली आप याद रखें अभी, ठीक है। जब मैं एक परफेक्टली क्लास लूँगा ग्रामर की, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इतनी चीज़ पॉइंट अगर क्लियर हो गई, ठीक है। अगर इतने पॉइंट क्लियर हो गए तो आगे चलते। देखो, तो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि महेश स्कूल जाता है, ठीक है। महेश स्कूल जाता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी हैबिट में है, जाना ही जाना है उसको, ठीक है, डेली जाता है, एक रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन कब जाता है, क्यों जाता है, कुछ नहीं मालूम, इसलिए इंडेफिनिट हो गई। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जब लिखा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पे महेश, ठीक है। अब महेश आगे लिख दिया हमने, उसके बाद हमने लिखनी पड़ेगी वर्ब। तो महेश तो सिंगुलर है, ध्यान रखना। और वर्ब क्या है इसमें, जो जिस शब्द के पीछे ना सही से बैठ जाए, वो शब्द बन जाए, ठीक है, वो क्या बन जाता है आपका
वर्ब होता है, जैसे कि नहाना, सोना, गाना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, वर्ब है। अब चूंकि इस पर ता लग गया है क्योंकि सेंटेंस बना गया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ता लगने से। अब हमें करना क्या है, हमें ये तो वर्ब हमने पहचान ली, जाना क्या है, एक वर्ब है, तो हम वर्ब जाना की अंग्रेजी लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तुमने देखा होगा कि अगर आप दुकान पे चीनी लेने जाते हो तो आपने 40 रुपये दिए, तो 40 का आपको पता है 1 किलो चीनी आती है, तो 40 के रेट का जो भी 40 के रुपए की जितनी भी चीनी होती है उतनी ही देगा ना, बराबर करेगा आपको। ठीक वैसे ही एक जैसा फॉर्म रखेगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए यहाँ भी तो एक जैसे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। मैंने अगर महेश लिखा है यहाँ पे, ओ ठीक है, तो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। अब मैंने इसे ES लगा दी, सिंगुलर कर दिया, यानी महेश गोज टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बस बन गया, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। हाँ, ये तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ आपको। अगर आप प्रेजेंट का बड़े लेवल का स्ट्रक्चर करना चाहते हो, द हिंदू को पढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीज़ मिलो, जब आप जान पाओगे ये चीज़ें, तभी आप ग्रामर के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है, क्लोज टेस्ट कर पाओगे, वरना तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए कि वार्म वेलकम हो गया, ठीक है, गर्मजोशी के साथ स्वागत, मोदी विजिट, ठीक है। अब इन्होंने मोदी जी पहली बात तो वहाँ अब US में ही तो हैं, USA में, अब वो क्या है वहाँ पे हैं, लेकिन इन्होंने प्रेजेंट बनाने की कोशिश की है। अब मोदी के साथ क्या लगाया, विजिट लगाया है, प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, है ना, क्या इनसे गलती हो गई? गलती नहीं है, एक्चुअली इनके साथ पूरी टीम जाती है, तो वो टीम के लिए लगाया गया है विजिट। जो ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो इनकी पूरी टीम है, तो उनको उन्होंने मोदी काउंट किया हुआ है कि ये सबके सब क्या है, मोदी हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, इसलिए उन्होंने प्लूरल फॉर्म काउंट किया और इसको प्लूरल वर्ब लगाई है, ठीक है। मोदी वहाँ विजिट करते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द US के बीच में, ठीक है। इतना हो गया आपको एकदम क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हाईलाइट करते चलेंगे और उसे एक्सप्लेन करता चलूँगा मैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। रोलिंग आउट द रेड कारपेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि रोलिंग आउट फ्लैट मतलब स्प्रेड कर देना, फैला दी गई है। रेड कारपेट मतलब लाल कारपेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, हिज स्टेट, ठीक है। विजिट टू वॉशिंगटन, वो विजिट किया वॉशिंगटन के लिए। US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, ठीक है। अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना किसी चीज़ को। ही बिलीव अपना विश्वास उन्होंने हाईलाइट किया, बताया, जग जाहिर किया, डेट की द इंडिया और US की बात हो रही है, इनका जो पार्टनरशिप है विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग, ये डिफाइन करेगा रिलेशनशिप ऑफ 21वीं सेंचुरी के लिए, कि 21वीं सदी में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए दो कंट्रियों के बीच में, उसको डिफाइन करेगा। US और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ये डिफाइन करेगा। वन डैट ही हैज़ हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उनका एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत वाला विश्वास है। इन एज US वाइस प्रेसिडेंट इन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो प्रेसिडेंट थे ओबामा, तो उनका क्या विश्वास था अभी, ठीक है, उनका एक ही विश्वास था कि जो इनका रिलेशनशिप है इंडिया का और US का, वो डिफाइन करेगा हमारे 21वीं सेंचुरी में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे देखिए, द फ्रेज मिरर, ठीक है, ये जो फ्रेज है डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21वीं सेंचुरी जो उन्होंने कही थी, मिरर का मतलब प्रतीत होती दिखती है, द वन यूज्ड US बराक ओबामा, यानी US के जो प्रेसिडेंट थे पहले वाले, उन्होंने भी ऐसे यूज किया था एट द स्टेट बैंकेट, जब दावत चल रही थी, खाना खा रहे थे, ठीक है, फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन 2009, यानी 2009 में पहले के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके लिए यूज़ की गई थी बराक ओबामा के द्वारा। वन ऑफ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21वीं सेंचुरी, ठीक है, यानी कि जो बाइडेन ने मोदी जी के लिए की और यही बात उन्होंने बराक ओबामा मनमोहन सिंह के लिए की थी।
डिनोटिंग ये दर्शाता है या इंगित करता है कंसिस्टेंट यानी लगातार, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत होती हुई, ऑफ टाई मतलब संबंध, ओवर फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ सेंचुरी यानी कि शताब्दी के पहले 2 दशक, ठीक है, 2010 तक, 2000 से लेकर के और 2010 से लेकर के 2020 तक की जो रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए 21st सेंचुरी में, ये दर्शाता है, जैसे कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छी बात है, रिलेशनशिप बढ़िया हो रहे हैं। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ हाईलाइट। इन्होंने बोला है कि द विजिट बाय मोदी, मिस्टर मोदी जी के द्वारा जो विजिट हुई है, हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू, ठीक है, मोदी जी के द्वारा जो विजिट की गई है, ठीक है, यूएस में, हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड द बोट्री ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है, बोट्री मतलब जो एक तरीके से उनका संबंध होता है, डिवोटेड होता है, भक्त होता है, ठीक है, उनके बीच में कोई डिसअपॉइंटेड मैटर नहीं आएगा, जैसे कि वो दुखी हो या हतोत्साहित हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ सेंटेंस को, ये देखिए। इन्होंने बोला है कि द 2 साइड्स अनाउंस्ड, दोनों साइड से अनाउंस किया गया न्यू डील्स के लिए इन्वॉल्विंग हाई एंड डिफेंस कॉरपोरेशन, जिसमें डिफेंस के मैटर में काफ़ी सहयोग रहेगा, एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट उसमें भी काफ़ी सहयोग रहेगा। एंड पार्टनरशिप इन क्वांटम एंड एडवांस कंप्यूटिंग एआई, की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी इनका एक दूसरे का सहयोग रहेगा, क्वांटम पे भी सहयोग रहेगा, वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे वृद्धि करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मीनिंग आप जैसे समझ सकते हो, जब यूट्यूब पर आप सर्च करते हो कोई चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें आप सर्च करते हो उसी तरीके वो आपको शो करने लगता है। तो ये कैसे संभव हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा। द डील फॉर द को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन इन इंडिया, ये डील की गई कि जो प्रोडक्शन किया जाएगा जेट इंजन का वो इंडिया में किया जाएगा। वाइट हाउस कॉल्ड इट, वाइट हाउस ने यानी अमेरिका ने इसको कहा ट्रेवलाइजिंग, का मतलब हुआ कि ये पथ प्रदर्शक होगा। ठीक है, विल इन्वॉल्व ए अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इससे होगा क्या जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे देशों के लिए। क्योंकि इंडिया में अगर बनाए जाएंगे हाई जेट वाले प्लेन तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उन्हें अपनी तकनीकी देंगे। ठीक है, और जो जिससे कि क्या होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। ओबियसली इंडिया भी कुछ ना कुछ देगा उसके एवरेज में। इंडिया इज डिसीजन टू ज्वाइन द 11 नेशन, इंडिया का जो डिसीजन है कि ज्वाइन करना है 11 देशों को। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते, उसके लिए। वेयर चाइना हैज़ ग्लोबल मोनोपोली, जहाँ पर चाइना की ग्लोबल मोनोपोली है। मोनोपोली बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है एकाधिकार, मतलब चाइना का ही अधिकार है हर जगह। क्लियर है, तो उसको तोड़ने के लिए अलग अलग देश से क्या करेगा इंडिया, पार्टनरशिप करेगा। एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे से सहयोग करेगा ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर, पर्टिकुलरली विशेष तौर पे इन क्लीन एनर्जी की अगर बात करें तो उस पर इंडिया एक दूसरे का सहयोग करेगा। विल स्ट्रेंथन फ्यूचर कोऑपरेशन हियर, इससे होगा क्या कि इससे फ्यूचर की जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, अभी जब क्लोज टेस्ट करते हो आप, ठीक है, या पैराजम्बल करते हो, उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनली, यानी कि आखिरकार। कभी आपको सो मिल सकता है, देयरफॉर मिल सकता है, इस तरह के वर्ड मिल सकते हैं लास्ट वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब ये क्या कहना चाहे, फाइनली इंडिया का जो मूव है टू साइन ऑन 27 नेशन आर्टेमिस अकॉर्ड, मतलब अंतरिक्ष में सहयोग करने के लिए, फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में अगर हम कुछ एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो उसमें 27 नेशन से साइन किए हैं, ये डील किए। द नासा इसरो पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन स्पेस लाइफ विल कैटापुल्ट इंडियाज एम्बिशन इन द स्पेस स्पेयर, कि जब दोनों की पार्टनरशिप हो जाएगी तो ह्यूमन को मतलब ऊपर भेजा जा सकता है, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगी। कैटापुल्ट का मतलब फेंकना, इंडिया की जो एम्बिशंस है ऊपर जाने की, ठीक है, अंतरिक्ष में उस पर काम करने की, वो पूरी हो पाएगी। समझ रहे हैं आप कितना मतलब खतरनाक तरीके से एक दूसरे का सहयोग हुआ। तो सहयोग होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे देश तरक्की करेंगे। आगे सेंटेंस को मैं कर देता हूँ हाईलाइट। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, डैट एरिया ऑफ डिस्कॉर्ड, कि जहाँ जहाँ हमारे डिस्कॉर्ड मतभेद हैं, सच एज डिफरेंसेस इन पॉलिसी टूवर्ड द रशियाज,
कि रशिया की अगर बात करें, रशिया की ओर से या रशिया की तरफ हमारी जो पॉलिसी है, वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, एंड कन्फ्रंटेशन जो मतभेद है विद चाइना के साथ, वेयर न्यू दिल्ली हैज़ बीन मोर डिफिडेंट बर साइड स्टेप। वहाँ पे क्या होता है, दिल्ली जो है या फिर इंडिया जो है डिफिडेंट, संकुचित थोड़ा रह जाता है, स्पष्ट बयान नहीं दे पाता और अपने आप बचाव के लिए दूर दूर होता है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता सामने आए। आगे देखें, परहैप्स मोर डिफ़िकल्ट टू साइड स्टेप वर, ठीक है, ये लिखा है परहैप्स मोर डिफ़िकल्ट टू साइड स्टेप वर इंक्रीजिंगली लाउड क्वेश्चन ओवर द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, which 75 US member of the Congress raised in a letter of Mr. Biden। मिस्टर बाइडन को जो कांग्रेस के जो मेंबर हैं यूएस में 75 मेंबर ने एक लेटर लिखा, उसमें कुछ मुद्दे उठाए थे, ठीक है। उस पर जैसे कि वो क्वेश्चन पहले से ही बढ़ते आ रहे थे। क्वेश्चन क्या थे वो आपको अभी पता चल जाएगा। उन्होंने की काफ़ी आक्रोश था उन मेंबर्स का, ठीक है। मैं अभी आपको आगे वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन क्या थे, वाइल सम उबर लिबरल डेमोक्रेटिक लॉ मेकर, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे मेंबर, टुक एक्सट्रीम स्टेप, उन्होंने बहुत ही खतरनाक स्टेप लिया, ऑफ बाइकॉटिंग मिस्टर मोदी एड्रेस टू जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस। उन्होंने ये कहा कि हम बाइकआउट करते हैं, बहिष्कार करते हैं, मोदी जी हमारे सेशन को एड्रेस ना करें, ठीक है। इट विल बी हार्डर, ये हार्डर है, बहुत कठिन है, टू इग्नोर द पॉइंटेड वर्ड्स फ्रॉम द ओबामा इन इंटरव्यू इन द सेम डे। उसी दिन इंटरव्यू हो रहा था ओबामा का, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे, ठीक है, उसे इग्नोर करना बहुत हार्ड होगा, कठिन होगा। ऑन इंडियाज़ माइनॉरिटी राइट्स, कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, यानी कि जैसे कि बौद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है, और मोमडन है, ठीक है, बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट के साथ साथ जैनिज्म है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में हैं, उनकी बात हो रही है। उन पर कुछ मुद्दे, उन पर कुछ क्वेश्चन उठाए थे ओबामा ने, क्या थे देखिए। इवेंचुअली मोदी रेस्पॉन्स, कि उस तब मोदी ने रेस्पॉन्स किया दिया, इन द रेयर प्रेस एबिलिटी विद द बाइडन, की प्रेस एबिलिटी नहीं थी बाइडन के साथ उस समय, डिसमिस द सम मिसगिविंग्स ओवर हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जितने भी उनके प्रशासन में संकोची चीज़ें थी उसको सब डिसमिस कर दिया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। ही डिनाइड, ठीक है, उन्होंने मना किया, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है अगेंस्ट माइनॉरिटी के खिलाफ जितना भी भेदभाव होता है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं इंडिया के अंदर। एंड क्रैकडाउन, कानूनी कार्रवाई, ऑन डिसेंट, अगर कोई मतभेद है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट्स इशू आर नॉट अ बायलैटरल कंसर्न, मोदी जी ने कहा कि जो अधिकार वाली बातें हैं, अधिकार वाली मुद्दे हैं, वो बायलैटरल कंसर्न नहीं है, यानी कि द्वितरफा। बायलैटरल मतलब ऐसा नहीं है एक देश दूसरे देश, ठीक है, उन पे मैंने दोबारा हाईलाइट कर दिया है कि एक देश दूसरा देश राइट्स पर बातें करें, ये कोई बायलैटरल मुद्दा नहीं है, ठीक है। एंड विद हिज वार्म वेलकम मिस्टर बाइडन मेड इट क्लियर ही डिड नॉट शेयर द कंसर्न, कि इस विषय पे कोई कंसर्न शेयर नहीं करना चाहते, ये बाइडन ने भी क्लियर कर दिया। देखो अपने अपने देश की एक पॉलिसी होती है, ठीक है, वो कैसे चलती है वो वही देश जाने, ठीक है। अगर बड़े पैमाने पे कोई डील होती है तब बायलैटरल डिस्कशन होता है। इफ़ मिस्टर मोदी विशेज टू एड्रेस द पब्लिक कंसर्न, अगर मोदी जी विश करते हैं, इच्छा करते हैं कि पब्लिक कंसर्न को हम उठाएं, हाउएवर, हालांकि ही मे फाइंड इट मोर इफेक्टिव टू मेक द केस इन प्रेस कॉन्फिडेंस इन हिज रिटर्न, कि बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं साधारण तरीके से जो क्वेश्चन उठाए गए। एम्फेसाइजिंग मतलब कोशिश की गई है, ठीक है, जोर दिया गया है, हिज बिलीफ डैट इफ़ देयर इज़ नो ह्यूमन वैल्यू, अगर ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार नहीं है कोई मानव के, ठीक है, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड आ डेमोक्रेसी। मोदी जी ने कहा उस समय इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है, यानी कि मानवता, मानव के अधिकार, यहाँ देखिए, ठीक है, वैल्यूज ह्यूमन की, मानवता और ह्यूमन राइट्स का होना ज़रूरी है, वरना ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और जो मैंने अभी आपको टेंस पढ़ाए थे, ठीक है, ये भी समझ में आए होंगे। और पॉडकास्ट के लिए जल्दी से चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।